हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों, और आप सभी को पता है कि डेली हमारे चैनल पे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी परीक्षा 2021 की क्लास होती है दोस्तों। डेली शाम 7 बजे और दिन में 12 बजे क्लास होती है। कल मैंने जीके का प्रैक्टिस सेट 1 कराया था, जिसको काफ़ी छात्रों ने पसंद किया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए। और दोपहर में मैंने हिंदी की कराई है, भाई बहुत कम लोगों ने देखा है। तो जिन लोगों को नहीं पता था, मैंने डायरेक्ट करा दिया, अचानक से आपको बताया नहीं था। तो दिन में 12 बजे क्लास हुई है हिंदी की प्रैक्टिस सेट 1। सभी छात्र इस क्लास को देखने के बाद में उस क्लास को भी देखेंगे क्लास के एंड में, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लास का लिंक मिल जाएगा, या चैनल पर विजिट करके वीडियो के सेक्शन में जाइएगा तो वहां पर दोपहर में जो हिंदी की प्रैक्टिस सेट 1 हुई है पीईटी के लिए, वो क्लास मिल जाएगी। उसको जरूर से जरूर देखिएगा और उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए कि क्लास कैसी लगी। और डेली यही टाइमिंग रहने वाली है, डेली शाम 7 बजे और दोपहर 12 बजे दोस्तों। आपकी 2 क्लास अभी होगी। आपका सपोर्ट और प्यार रहा तो और भी क्लासेस लगाई जाएगी, मैथ और रीजनिंग वगैरह की भी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं जीके प्रैक्टिस सेट 2 सॉल्व करते हैं। और वीडियो के एंड में बताना कि टोटल नंबर आप क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए। हर क्लास की पीडीएफ फाइल फ्री में प्रोवाइड की जाती है टेलीग्राम ग्रुप पर। जितनी भी क्लासेस हुई है हिंदी और जीके की, सारी पीडीएफ मैंने भेज दिया है, टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर लें। और इस वाली क्लास का भी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाएगा, तो जाइए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। और इस क्लास को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हो, पीईटी की तैयारी करना चाहते हैं फ्री में, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का नोट्स बनाना चाहते हैं, या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है, क्या क्या हमें पढ़ना है, जीके में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पीईटी किस लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इन सभी चीज़ों के लिए बहुत एक अच्छा क्रैश कोर्स तैयार किया गया, जिसकी कीमत मात्र 99 रुपीज़ रखी गई है। ये कोई वन लाइनर का पीडीएफ फाइल नहीं है, पूरा आपको सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, और वीडियो क्लासेस के लिंक भी इसमें दिए गए हैं। तो मात्र 99 पे करके इस नोट्स को खरीद सकते हैं और इसको बेसिक लेवल से आप इससे पढ़ाई कर सकते हैं। लिंक इस क्रैश कोर्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आके आप अभी खरीद लीजिए और पढ़ना शुरू कर दे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आप लोग आंसर करना स्टार्ट कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछ रहा है, देखिए, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर दीजिए फटाक से। बिल्कुल। और आप लोग शेयर वगैरह नहीं करते भाई, थोड़ा सा सपोर्ट करें। हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, हम आपको फ्री में पढ़ा भी रहे हैं, फ्री में पीडीएफ सब कुछ दे रहे हैं। आपसे भाई इतना चाहिए कि आप लाइक कर दें, एक जो भी क्लास करें उस क्लास को लाइक कर दें, और उस क्लास को अपने दोस्तों को 3-4 दोस्तों को व्हाट्सएप पे शेयर कर दें। इसके सिवा और क्या ही मांग रहे हैं आपसे, ठीक है। तो इतना भी नहीं कर सकते। अगर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो प्लीज इतना सपोर्ट करें ताकि हम लगातार क्लास चलाएं और नए नए क्लासेस लेकर आए आपके लिए, ठीक है। तो अभी कभी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता एक मातृ प्रधान सभ्यता थी। इस सभ्यता के कई स्थलों से मृण मूर्ति का प्रमाण मिला है। मृण मूर्तियां मुख्य रूप से मिट्टियों से बनाई जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के एक स्थल हड़प्पा से एक मातृ देवी का चित्र मिला है, जिसमें मातृ देवी के गर्भ से पौधे को निकालता हुआ दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए, राजस्थान माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों द्वारा निर्मित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करें आप लोग। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यहां पर कौन सा सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहां पर सही है, जैनियों द्वारा, ठीक है। देखिए, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर जैनियों के अनुयायियों द्वारा निर्मित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए, गीत गोविंद किसकी कृति है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर दें। गीत गोविंद किसकी कृति है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में जयदेव पवन दूत के लेखक धोई एवं ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध रहते थे। गीत गोविंद में कृष्ण और वृंदावन के गोपियों का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए, शिव जी का राज अभिषेक कब हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर दे। मैं अपने आप को करेक्ट करना चाहूंगा, गलती से मैंने शिव जी बोला। शिवाजी का राज अभिषेक कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर दें।
बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1627 ईस्वी में देखिए शिवाजी का जन्म, सॉरी 1627 में जो है वो शिवाजी का जन्म हुआ था। ठीक है, देखिए पूरी जानकारी देते हैं। देखिए शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी ने 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की थी, तो 1674 सही हो जाएगा। यानी कि शिवाजी का राज अभिषेक कब हुआ था? 1674 में। और शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अकाल तख्त का निर्माण करता इनमें से कौन सिख ग्रुप थे? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, गुरु हरगोविंद। देखिए सिखों के छठे गुरु हरगोविंद 1606 से 1645 ईस्वी हुए। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर दीजिए, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वास्को डिगामा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ए हो जाएगा, वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए भारत में पहली क्या है? भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारी कंपनी कहां खोली गई थी? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर देना है दोस्तों आपको। क्वेश्चन है भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारी कंपनी कहां खोली गई थी? 7 का जो राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर सॉरी सूरत में, कहां पर? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सूरत में। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर देखिए बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रही? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर दीजिए फटाफट। बिल्कुल ऑप्शन ए से हो जाएगा, लखनऊ से संबंधित रहेंगे। देखिए यहाँ पर लखनऊ में 4 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई। बेगम हजरत महल ने अपने अल्पायु पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा लखनऊ स्थित ब्रिटिश रेजिडेंसी पर आक्रमण किया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा, इससे जुड़ा स्थान कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर दे, इससे जुड़ा स्थल कौन सा था पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहां पर सही हो जाएगा, चंपारण। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20वें भूभाग में नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे तीन कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर वर्ष 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर दीजिए। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही हो जाएगा, यानी बी जी तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1881 ईस्वी में समाचार पत्र केसरी का संपादन किया गया था। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत 1897 ईस्वी में महाराष्ट्र से मानी जाती है। इसमें तिलक की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वेलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के, दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहां से की थी? क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर दें फटाफट आप लोग। 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहां पर सही हो जाएगा, साबरमती आश्रम। देखिए 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया।
उन्होंने अपने साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद में है से चुने हुए 78 साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए प्रस्थान किया। 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 को वे दांडी पहुंचे तथा 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए, हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? 12 नंबर का राइट आंसर दें। और अगर पढ़ने में मजा आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं बता रहा हूं, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इस क्लास को लाइक करके इस वीडियो को शेयर कर दें और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी से ही हो जाएगा। यहां पर क्या है? शुक्र। देखिए, शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह कहते हैं। यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। यह सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। तो शुक्र ग्रह से जितने भी जुड़े हुए फैक्ट्स हैं वो मैंने यहाँ पर बता दिए। अगर ध्यान से सुना होगा तो लगभग 5-6 क्वेश्चन इससे बनता है, जो कि मैंने उत्तर दे दिया इसी में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए, टुंड्रा क्या है? टुंड्रा है। क्या है टुंड्रा? जल्दी से आंसर करें 13 का राइट आंसर। बिल्कुल, 13 का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही हो जाएगा। शीत स्थल, शीत मरुस्थल। देखिए, टुंड्रा एक रसियन शब्द है जिसका अर्थ समतल दलदली मैदान होता है। यह सदा बर्फ से ढका रहता है। गर्मी के मौसम में यहाँ मौसएक लाइकेन उगते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर दें आप लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो 14 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी से ये क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या है? सी सही हो जाएगा, क्षोभ मंडल। देखिए, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी ऊंचाई ध्रुव पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होता है। यह सभी वायुमंडल घटनाएं हैं जैसे बादल, आंधी एवं वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। देखिए, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर दीजिए फटाफट आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी से लद्दाख का पठार। सी ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए, लद्दाख का पठार जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है। यह हिमालय के दक्षिण एवं कनुलून, ठीक है, सही है, कनुलून पर्वत श्रृंखला के उत्तर में अवस्थित है। तंगलंग का दर्रा यहां अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 10,000 फीट से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर दें आप लोग। और मैंने कल जो क्लासेस हुई है, कल जो जीके का प्रैक्टिस सेट 1 हुआ है और हिंदी का प्रैक्टिस सेट 1 हुआ है, उसकी पीडीएफ फाइल मैंने टेलीग्राम पे भेज दिया है और इस वाली क्लास का भी वहां पर भेज दूंगा थोड़ी देर बाद। तो आप लोग ज्वाइन कर लें टेलीग्राम ग्रुप, और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, गोदावरी। देखिए, गोदावरी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। इसको दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी नासिक के निकट बलेश्वर से निकलकर दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन सही है। यहां पर क्या हो जाएगा? कोंकण तट कहा जाता है। देखिए, पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग कोंकण तट कहलाता है। इसमें अवस्थित मैदान गुजरात से प्रारंभ होकर केरल तक जाता है। यह 720 किलोमीटर लंबा है। इसमें महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के भाग भी आते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी से ही हो जाएगा। यहां पर ह्यूमन कोड, बी ऑप्शन से हो जाएगा।
जैसे वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे ह्यूमन कोड कहते हैं, इसे कैप्चा कोड भी कहते हैं। इसे आप लोग देखा होगा, इंटरनेट चलाते हैं तो कहीं कहीं वेरिफिकेशन के लिए कैप्चा कोड, किसी को फॉर्म लॉगिन कुछ करने के भी नीचे कैप्चा कोड डालना पड़ता है, जो थोड़ा सा उल्टे सीधे तरीके से लिखा होता है, जिसको सिर्फ और सिर्फ मानव पढ़ सकता है, रोबोट नहीं पढ़ सकता है। इसीलिए वो लगाया जाता है ताकि कोई रोबोट, कोई साइबर अटैक ना हो, ठीक है। जो रोबोटिक ऑटोमेटिक कोई चीज़ें की जाती है वो चीज़ें ना हो, सिर्फ और सिर्फ ये मानव द्वारा ही लॉगिन किया जा सके, वहीं पर ये लगाया जाता है ताकि ये कोई मानव ही पढ़कर एंटर करेगा तो वही सही एंटर कर पाएगा, रोबोट इसको रीड नहीं कर पाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर दीजिए। देखिए, जो मेरा बेस्ट है वो मैं दे रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज बढ़ रही है, ठीक है। एक क्वेश्चन के आगे जितने फैक्ट होते हैं वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ, तो आप लोग एक बार कॉमेंट करके इस पर जरूर बताइएगा क्या मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, सही से पढ़ा रहा हूँ, आपको मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, आपको ऐसे ही चाहिए था क्लासेस, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है दोस्तों। यहाँ पर आवश्यक आदतों की उपलब्धता, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है पूछा जा रहा है, तो 20 नंबर का राइट आंसर दे दीजिए फटाफट। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तूतीकोरिन। क्या हो जाएगा, सी से हो जाएगा, तूतीकोरिन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है। दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर दें, दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल 21 का डी ऑप्शन जो कर रहे हैं आंसर बिल्कुल सही है, पश्चिमी विक्षोभ, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, दिल्ली में सर्दी के मौसम में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ का परिणाम है। यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र बना है जिसमें यह भूमध्य सागर क्षेत्र से भारत की तरफ बढ़ता है। इसके दौरान यह इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को पार करते हुए भारत में प्रवेश करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर दीजिए, सामूहिक उपभोग का क्या अर्थ है। 22 का उत्तर दीजिए आप लोग फटाफट। बिल्कुल, 22 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, घरेलू खपत। सामूहिक खपत का संबंध उस खपत से है जो किसी समूह द्वारा की जाती है। व्यक्ति परिवार में एक समूह के रूप में निवास करता है तथा परिवार के सभी सदस्य की भी निर्भरता व्यक्ति के ऊपर होती है। अतः सामूहिक उपभोग से तात्पर्य घरेलू खपत से है जिसे व्यक्ति परिवार के साथ मिलकर खर्च करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है। देखिए, राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है। 23 का राइट आंसर दें आप लोग फटाफट। बिल्कुल, 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा दोस्तों, NNP, साधन लागत पर, ठीक है। NNP साधन लागत पर। देखिए, साधन लागत पर नेट नेशनल प्रोडक्ट, NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट को राष्ट्रीय आय के रूप में भी जाना जाता है। यह उत्पादन के अभिकरणों द्वारा उत्पादन क्रिया में भाग लेकर प्राप्त की हुई आय होती है, जैसे वेतन, रेट, लाभ आदि। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताएं फटाफट। 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, बिक्री कर, ठीक है। क्या हो जाएगा, बिक्री कर। कंपनी कर और आयकर केंद्रीय सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। कंपनी कर तथा आयकर दोनों ही प्रत्यक्ष करों की श्रेणी में आते हैं। बिक्री कर और उत्पाद शुल्क केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा लगाए जाते हैं। राज्य सरकारों को सर्वाधिक आय की प्राप्ति बिक्री कर द्वारा प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। निम्न में से किस वर्ष भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर दें आप लोग जल्दी जल्दी। तो 25 का डी ऑप्शन सही है, 2022 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। देखिए, भारत वर्ष 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। G20 ऐसे देशों का समूह है जो औद्योगिक और विकासशील देश वैश्विक उत्पादन के लिए 90% जिम्मेदार हैं। इस संगठन में 19 देश तथा यूरोपीय संघ सदस्य हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर दें जल्दी जल्दी। बिल्कुल, 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा साथियों। यहाँ पर चेक। देखिए,
स्वीकार्यता के आधार पर पैसे को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, या दो वर्ग हैं कानूनी निविदा और वैकल्पिक मुद्रा। कानूनी निविदा कानून द्वारा स्वीकृत कराए जाते हैं, उपरोक्त में से चेक वैकल्पिक मुद्रा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर, तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, ये चौथी पंचवर्षीय योजना 27 का बी से ही हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, देखिए यहाँ पर संविधान किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर देना है, संविधान किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ? ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर सभी लोग कमेंट करके बताइए। मैं आंसर नहीं बताऊंगा इस क्लास में, नेक्स्ट वाली क्लास में आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर जल्दी जल्दी कर दें आप लोग। फिलहाल मैं 29 नंबर पढ़ देता हूँ, भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? तो जल्दी से आंसर कर दें 28 का और 29 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत की जनता। तो इस तरीके से हमने 29 क्वेश्चन किए, एक क्वेश्चन स्किप हो गया है, ठीक है। तो आज हम 29 ही करते हैं और आप लोग 28 नंबर का राइट आंसर कमेंट कर दीजिए, मैं सभी का रीड करूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। तो चलिए मिलते हैं कल दोपहर 12 बजे हिंदी की प्रैक्टिस सेट 2 में। आज की प्रैक्टिस सेट हिंदी की जिन लोगों ने नहीं देखी, चैनल पर जाके आप देखिए इस क्लास के बाद में। और भाई 7 बजे डेली आ जाया करें और दोपहर 12 बजे 2 क्लासेस होती है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो क्रैश कोर्स मैंने रेकमेंड किया उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाकर खरीद लीजिए, 99 रुपीज़ का है मात्र। और PDF फाइल अगर आपको चाहिए इस क्लास का तो टेलीग्राम का ज्वाइन कर लिए, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।